नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और एक बड़ी खबर की बात जो इस वक्त भागलपुर से आ रही है। मधुबनी निवासी नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोशन चंद्र दास की कोरोना से मौत हो गई है। मृतक रोशन चंद्र दास की पत्नी ने भागलपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ ज्योति कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ ने उनके साथ छेड़खानी की। महिला का आरोप है कि उनके साथ उस समय छेड़खानी की गई जब उनके पति की हालत बेहद गंभीर थी। वह अपने पति की देखभाल के लिए अस्पताल में रुकना चाहती थी और इसके लिए जब उन्होंने मदद मांगी तो स्टाफ ने छेड़खानी की। इस महिला के आरोप बेहद गंभीर है। आप भी सुनिए अस्पताल के स्टाफ पर पीड़ित महिला का क्या आरोप है। एक आदमी था ज्योति कुमार करके। ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल का? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है। लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के। और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली तो कहते थे आंख निकाल लूंगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं धम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। और देखिए अगर ये आरोप सही है तो बेहद गंभीर ये आरोप है। हालांकि इस मामले में भागलपुर के एक अस्पताल पर ही आरोप नहीं लगे हैं, ग्लोकल हॉस्पिटल के अलावा मायागंज अस्पताल पर भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगे हैं। स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर को लोग पहले भगवान समझते थे, आज इस कोरोना काल में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कार्यकाल में क्या हो गया है, प्रशासन का क्या हो गया, डॉक्टरों की हालत, इसको आप देखिए। आईना है आपको दिखाने का। इस पूरे बिहार में जनता एक एक सांस के लिए तरस रही है, जिंदगी जीने के लिए तरस रही है। कोई इलाज नहीं है, ऊपर से इलाज तो छोड़िए, उसके साथ क्या बदतमीजी की गई एक महिला के साथ। क्या यही बिहार है? और देखिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इस सवाल ये कि क्या इंसानियत जो है मर गई है। सवाल ये भी कि क्या हवस के आगे जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इस विपदा की घड़ी में फर्ज नहीं निभाएंगे कर्मचारी और ऐसे समय में अब हालात में कहां जाएंगे मरीज, ये बेहद अहम सवाल है। और अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आशीष, माफ कीजिएगा, आशीष जुड़े हैं। आशीष, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बेहद गंभीर आरोप इस महिला ने लगाए हैं और अगर आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ऐसा लग रहा है मजबूरी का फायदा अस्पताल वाले भी उठा रहे हैं। जी, साफ तौर पर जिस तरह से ये मामला पूरा सामने आया है उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया के निर्देश पर देर रात जो है एएसपी जो है पूरन झा और एएसडीएम अनु कुमारी जो है अस्पताल पहुंची थी और अस्पताल में जो है प्रबंधक और स्टाफ से जानकारी घटना की पूरी ली गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये बड़ा अस्पताल है और इस तरह के आरोप जब लगे हैं तो इसमें जो है जांच के बाद क्या निकलता है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है। महिला ने यहाँ के इलाज में लापरवाही के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, छेड़खानी का आरोप लगाया था। वहीं मायागंज जो अस्पताल है, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल, वहां के बारे में जो है गंभीर आरोप लगाए थे और जिसके बाद ये अपने पति को लेकर पटना चली गई थी जहां उनकी मौत हो गई और उसके बाद जो है इन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन से जब कल देर शाम मेरी बात हुई तो उनका साफ कहना था कि ये आरोप पूरी तरीके से गलत है और उनका जो स्टाफ है वो जब से हॉस्पिटल खुला है तब से ही वहां है और उसके खिलाफ इस तरह के आरोप आज तक नहीं लगे।
तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो महिला जो है वो साफ तौर पर ये कह रही है और लेकिन जो है अस्पताल प्रबंधन इसको नकारने में लगा हुआ है। आशीष, सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त ये घटना हुई, ये कहा जा रहा है कि उनकी मां भी, पीड़ित जो है उनकी मां भी वहां मौजूद थी, क्या दूसरे लोग नहीं थे? उनकी बातों को सुना नहीं गया अब तक? जी, अभी तक महिला जो है वो पटना में है और उनका बयान अभी तक पुलिस नहीं ली है, लेकिन जो है तैयारी की जा रही है कि उनसे भी बात की जाए और सारी जानकारी ली जाए। वहीं जो स्टाफ है, कुछ स्टाफों से बात हुई है, लेकिन उनका क्या कहना है ये अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है और साफ तौर पर पुलिस का सिर्फ इतना ही कहना था। बिल्कुल हैरान करने वाली ये खबर, और अगर आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो इंसानियत मर गई है क्या, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि जिस तरह से छिड़काने की बात महिला ने कही है, पति की मौत हो गई, लेकिन इससे पहले अस्पताल के लोकल अस्पताल के जो स्टाफ ज्योति कुमार जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने जो हरकत की है उसमें सच्चाई है तो हैरान करने वाली और जांच का विषय भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, पीड़िता की आपबीती सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। एसएसपी के नेतृत्व में जांच टीम लोकल अस्पताल पहुंची और अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर से जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एक मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया है, तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। जी, एक मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया है, तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। और एक महिला पर क्या बीती होगी ये समझा जा सकता है। महिला सब सहती रही और पति की जान बचाने के लिए भागलपुर से पटना तक अस्पतालों का चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। महिला जो आरोप लगा रही है वो सिस्टम पर गंभीर सवाल उठा रहा है। की शिकायत आपने किसी को की है? अभी किसको करे सर, परसों तो मेरा बाबू गया है। परसों शाम। अब क्या चाहती हैं सरकार से? क्या अभी सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि सारे जगह ये, सबसे पहले तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जिस पे मैं ये बोल सकूँ टीवी पे जाके, ताकि लोग बचें। अब जिसके साथ जो हो नहीं हो तो सेकेंडरी है। हमारे जैसे जो लोग उसमें पड़े हैं ना, जो ये छोड़ के भूल जाते हैं कि पेशेंट का ख्याल डॉक्टर्स रखेंगे, वो जाके अपने पेशेंट का ख्याल रखें, नहीं तो सब मर जाएंगे सर, सब मर जाएंगे। एक डॉक्टर एक दिन आए राजेश्वर में, कहते हैं अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब ये आदमी अभी तक नहीं मरा है। एक आदमी के बारे में आप सोचो सर जरा सा, आप सोचो सर जरा सा। मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे नहीं रखा सर, वो शायद बच जाते। और जब मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, उसने बात की कि आपने वेंटिलेटर पे क्यों नहीं रखा, तो झूठ कह रहे हैं कि फैमिली वालों ने मना किया। और बिहार के लिए एक राहत की खबर है। बिहार में लगातार चौथे दिन कोरोना मरीजों के आंकड़ों में कमी आई है। लॉकडाउन के बाद कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगता दिख रहा है। बिहार में कोरोना के अपडेट आंकड़े 24 घंटे में जो मिले वो हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 10,174 नए मरीज मिले और पटना में सबसे ज्यादा 1,745 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 1,01,12 सैंपल की जांच हुई। अब तक कुल 4,93,189 मरीज ठीक हुए हैं। बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट जो है 81.97% पर पहुंच गया है। इधर पटना में सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इस वर्चुअल मीटिंग में सीएम ने अधिकारियों की योजनाबद्ध तरीके से काम करने के साथ ही जांच संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि सरकार की तरफ से राशि में कोई कमी नहीं होगी। और बिहार में अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। जी हां, बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इन अस्पतालों की अलग अलग प्रति लीटर क्षमता होगी। पीएमसीएच में 5,000 एलपीएम वाला प्लांट लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं एनएमसीएच, जेके टीएमसीएच, विम्स और एएनएमसीएच में 2500 एलपीएम का प्लांट लगाने का फैसला लिया गया है। जबकि एसकेएमसीएच, डीएमसीएच, जेएलएनएमसीएच और एसजी केएमसीएच में भी 2000 एलपीएम का प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। इन मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने से कोरोना मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ साथ भविष्य में भी इसका लाभ मिलेगा। वह इस प्रोजेक्ट पर 21 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी। बहुत बड़ी राहत मिल रही है। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज में जो पेट्रोलियम मंत्रालय
के विभिन्न ऑयल कंपनी हैं उनके द्वारा बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। और जो ऑयल इंडिया है, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बड़े क्षमता के लगाए जा रहे हैं। पीएमसीएच में तो 5000 लीटर पर मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इधर फारबिसगंज से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है कि बेटी ने 4 दिनों के भीतर अपने मां बाप को कोरोना के कारण खो दिया। गरीबी की वजह से किसी ने उसकी मदद तक नहीं की और आखिरकार उसे खुद ही पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। फारबिसगंज के अंतर्गत रानीगंज के मधुलता गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। एक बच्ची ने महज 4 दिनों के भीतर अपने मां बाप को खो दिया। पहले पिता और फिर 4 दिनों के बाद ही मां की भी कोरोना से मौत हो गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब किसी ने भी शव के अंतिम संस्कार के लिए मदद नहीं की। पैसों के लिए जब बच्ची बैंक गई तो बैंक कर्मचारियों ने डांट कर भगा दिया और तो और पड़ोसियों ने भी मदद नहीं की। पैसा लेने के लिए गया, बैंक से भगा दिया। हम लोग जाते थे पैसा उठाने के लिए, माँ बाप का इलाज कराने के लिए, बैंक वाला से भगा देता था, पैसा ले देता था। आज फिर बैंक वाला से मेरा हम लोग का साथ देता, आज माँ बाप मेरा जिंदा होता। थक हार कर बच्ची ने पीपीई किट पहनकर खुद ही शव को दफनाने का काम किया। बाद में उसकी ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद लोगों को इस दर्दनाक कहानी के बारे में पता चला। कोरोना से पीड़ित होने के बाद चांदनी के माता पिता का इलाज पूर्णिया के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें कर्ज लेना पड़ा। अपने मवेशी तक बेचने पड़ गए। पैसे खत्म होने के बाद फारबिसगंज के अनुमंडलीय अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा था, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद मधेपुरा जाने के क्रम में ही मां की मौत हो गई, जबकि पिता 4 दिन पहले ही गुजर चुके थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जो इलाज मधेपुरा में होता वो अररिया में क्यों नहीं हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों और वेंटिलेटर के अभाव में उनके माता पिता की मौत हुई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन ने 4 लाख का चेक घर वालों को दिया है। जिले में कोरोना से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर सिवान में प्रशासन और दुकानदारों के बीच झड़प हो गई और इस झड़प में दुकानदार सहित अंचल अधिकारी का गार्ड घायल हो गया। घटना चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के रामगढ़ बाजार की है। प्रशासन की टीम दुकानों को बंद करवाने गई थी। अंचल अधिकारी अपनी टीम के साथ कोरोना गाइडलाइंस के तहत दुकानों को बंद करवाने पहुंचे थे। इसी दौरान दुकानदारों से कहा सुनी हो गई। प्रशासन ने कुछ दुकानदारों को डंडे से पीट दिया, जिसके बाद दुकानदार नाराज हो गए और अंचल अधिकारी की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में अंचलाधिकारी की गाड़ी का शीशा टूट गया, तो वहीं गार्ड भीम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुकानदारों का आरोप है कि अंचल अधिकारी द्वारा समय से पहले दुकानों को बंद करने को लेकर लगातार दबाव डाला जाता है। घटना तो हम लोग गए बंद कराने के लिए दुकान, तो लोग भीड़ करके सभी आदमी को मारने लगे। दाव से मारे हमको, दाव चला दिए तो माथा सर पर लग गया हमारा। कौन बाजार में? रामगढ़। हम लोग सीओ साहब के विरुद्ध इसलिए खड़े हैं कि वो आकर हमेशा डंडा चलाते हैं, अपने मनमानी करते हैं और एक ही दुकान पे आकर टॉर्चर करते रहते हैं और आकर बार बार डंडा छोड़ देते हैं, जबकि डंडा मारना नहीं चाहिए। जो भी अपने दुकान पे बंद दुकान रहे या कोई बैठा भी रहे, उसको जबरदस्ती मार कर तोड़ फोड़ करते हैं, राजनीति करते हैं। यहाँ तक कि वो डराते धमकाते हैं कि मेरे सिवा यहाँ कोई दिखना नहीं चाहिए, जबकि 7 बजे के नियम कानून के अनुसार आदमी मार्केट में निकल सकता है, जबकि बैठा आदमी रहता है, दुकान बंद रहता है, तो उसके बावजूद भी एक ही दुकान पे आके बार बार मारते हैं और भगाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुंगेर के सांसद ललन सिंह को ढूंढ कर लाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी ने सांसद ललन सिंह के लापता होने का पोस्टर जारी किया है। सोशल मीडिया के साथ शहर के कई चौक चौराहों और सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर लापता सांसद ललन सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं, जबकि सांसद
प्रतिनिधि सौरभ निधि का कहना है कि ललन सिंह अभी कोरोना संक्रमित है, इसीलिए होम क्वारंटीन है। लेकिन बावजूद इसके सांसद ललन सिंह जिला प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और लगातार कोरोना पर फीडबैक ले रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि ने यह भी दावा किया कि संजय केसरी एनसीपी के फर्जी और तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष हैं। संजय केसरी जी को मैं पिछले 15 सालों से जानता हूँ। वो मुंगेर में नकारात्मक राजनीति के प्रतीक है। अभी पूरा देश, राज्य और जिला इस महामारी के दौर से गुजर रहा है। हम सब लोगों को मुंगेर के हित में एक साथ मिलकर और मुंगेर के नागरिकों के हित में काम करना चाहिए। सांसद मुंगेर के जनप्रतिनिधि के नाते जो उनकी कर्तव्य निष्ठा है उसके अनुरूप वो लगातार मुंगेर जिला प्रशासन से संपर्क करके काम कर रहे हैं। ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए लापता का पोस्टर लगाना, अनावश्यक बयान देना, सस्ती लोकप्रियता के अंतर्गत काम करना, इन लोगों की पेशेवर ये राजनीति है। और नमस्ते बिहार में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी कड़ी में किन्नरों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। गोपालगंज में इसी समस्या को लेकर अंबेडकर चौक पर किन्नरों ने जमकर उत्पात मचाया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जंगलिया मोड़ के पास किन्नरों ने जिला प्रशासन की गाड़ी को भी निशाना बनाया। दरअसल लॉकडाउन की वजह से नाच गाना पर रोक लगने से किन्नर नाराज हैं। ये लोग इतने गुस्से में थे कि अधिकारियों को बचाने में सैप के जवान भी घायल हो गए। गोपालगंज में किन्नरों ने आज लगातार तीसरे दिन हंगामा किया है। हमारी मांगे हैं सब कोई अपना अच्छा रोजगार करे, कोई दुकान वाला अपना काम करे। हम लोग का कोई तो बेटा भाता नहीं है कमा के देने के लिए। हम लोग का बधाई के सिवा, प्रोग्राम के सिवा कोई काम नहीं है। हम लोग सब कोई शादी ब्याह करे उसमें कोरोना नहीं लग रहा है। हम लोग जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग का प्रशासन वहाँ पे रोक कर दे रहा है। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ? वैसा 2 साल से प्रोग्राम हो रहा है, 2 साल से हम लोग प्रोग्राम बंद कर दे रहे हैं इसे। आज शहर में किन्नर लोग, जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन लगा हुआ है और इसमें शादी में डीजे ऑर्केस्ट्रा पे रोक लगा हुआ है। बेसिकली ये लोग ऑर्केस्ट्रा से रिलेटेड लोग हैं और इन लोगों का डिमांड था कि हम लोग नाचे गाएं और इसके लिए हमको पाबंदी न लगे। इसी को लेके विरोध प्रदर्शन किए थे। इन लोगों को काफ़ी समझाया गया, सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस को बताया गया। सिवान में भी रोजी रोटी के संकट को लेकर किन्नरों ने हंगामा किया। कलेक्ट्रेट के सामने सैकड़ों किन्नरों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किन्नरों ने एडीएम की गाड़ी का घेराव किया। लॉकडाउन की वजह से इनके गाने बजाने पर रोक लग गई है, जिसके चलते इनके सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई। हालांकि प्रशासन ने इनके भोजन की व्यवस्था करने की बात कही है। हमारे 50 हम क्या खिलाएंगे? अगर मांग नहीं माना जाएगा तो फिर क्या करेंगे? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमको जहर देके मर जाएंगे। देखिए, बिहार में लॉकडाउन का असर अब सब्जियों पर भी दिखने लगा है। पटना के बाईपास के पास कई किसान सब्जी की खेती कर रहे हैं। उनका दावा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार खाद का इस्तेमाल कम हुआ, लेकिन सब्जी का उत्पादन बेहतर हुआ है। किसानों का दावा है कि लॉकडाउन के कारण गाड़ियां कम चल रही है, जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। खाद का इस्तेमाल कम होने से सब्जी का स्वाद भी बेहतर हुआ है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की रिपोर्ट देखिए। हुआ है और जाहिर सी बात है पटना में भी लगा हुआ होगा लॉकडाउन। हम पटना के एक निकटतम इलाके में पहुंचे हैं जहां पे सब्जी की खेती होती है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, हम
नेनुआ की खेती की तस्वीर दिखा रहे हैं और हमारे हाथ में आप देख सकते हैं कि नेनुआ भी दिख रहा होगा और कई सारा भतिया, जिसे गांव में भतिया बोलते हैं शब्द में, भतिया भी लगा हुआ है और इसका फूल भी है। और इस पत्ते की ताजगी को देखकर आप समझिए कि इस बार लॉकडाउन में न सिर्फ वातावरण शुद्ध हो रहा है, हवा शुद्ध मिल रहा है, बल्कि खेतों पे भी इसका असर पड़ रहा है और खासकर जो सब्जी की खेती होती है उसके फसल पे भी असर पड़ रहा है। देखिए हमारे साथ दो किसान भी हैं जो जिनका खेत है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुजय कुमार हुआ। सुजय जी, कितने सालों से खेती कर रहे हैं? हम लोग तो बहुत दिन से खेती कर रहे हैं। अच्छा, हर बार जब फसल लगाते होंगे सब्जी की, नेनुआ, कद्दू या जो भी, तो खाद वगैरह भी डालते होंगे? एकदम डालते हैं, बिना खाद के तो होगा ही नहीं। अच्छा, इस बार जब लॉकडाउन जो लग गया है बिहार में, तो अभी पटना में लॉकडाउन लगा हुआ है, इस बार भी आप लोग डाल रहे हैं क्या खाद वगैरह? खाद डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं। खाद अगर कम है, सब कुछ कम पड़ रहा है और वातावरण लॉकडाउन लगने के कारण बहुत गाड़ी घोड़ा जो कम चल रहा है, जिसके कारण कम देने पर भी अच्छा फसल हो रहा है। अब इस सब्जी की खेती तो बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, इस बार आप अपने खेत में आपने क्या चीज लगाया है फसल? नेनुआ है, बोड़ो है, प्याज है। अच्छा, वो तस्वीर दिखाइए। अच्छा, नेनुआ, बोड़ो और प्याज। अच्छा, बोड़ो आइए आगे आ जाइए। और ये देखिए बोड़ो, इसमें भी आपने खाद वगैरह डाला है क्या? हल्का खाद पड़ा है। पहले ज्यादा डालते थे? नहीं, अब कम पड़ा है। इस बार कम पड़ा है। हाँ। तो इसका टेस्ट में भी बदलाव हो जाता होगा? बहुत बदलाव है। और जब आप लेके जाते होंगे तो लोग क्या बोल रहे हैं? जो लोग खाते हैं तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल हम ज्यादा किए हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है नहीं कि वातावरण शुद्ध हुआ है। तो वही बोड़ो, देखिए हम आपको बोड़ो की तस्वीर दिखा रहे हैं, बोड़ो के सब्जी की खेती की तस्वीर देखिए। ये देखिए, लाइए एक तोड़ के दीजिए। बस बस बस। तो देखिए मेरे हाथों में ताजा ताजा बोड़ो, और यही बोड़ो जब आपको मार्केट में मिलता होगा, जब आप खरीद कर लेके जाते होंगे, बनाते होंगे, तो इस बार आपको भी टेस्ट में अंतर लग रहा होगा, क्योंकि खेतों में लगे हुए फसल में खाद बहुत कम पड़ा है लेकिन बहुत कम पड़ा है दूसरे साल के मुकाबले। और जाहिर सी बात है, लॉकडाउन लगा है तो सब कुछ में बदलाव हुआ है, तो सब्जी की खेती में भी इसका असर साफ साफ देखा जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बाईपास। मुजफ्फरपुर के टमाटर किसान इन दिनों बेहद परेशान हैं। किसानों को टमाटर की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। इससे परेशान किसानों ने इसे सड़क पर फेंक दिया। तस्वीरें जो हैं वो मीनापुर प्रखंड के मझौलिया की है, जहां सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। सब्जी किसानों की समस्या यह है कि लॉकडाउन की वजह से उनकी बिक्री पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। वहीं नेपाल का रास्ता भी बंद है, जिससे बाहर भेजना भी अब ये मुश्किल हो रहा है। किसानों की मांग है कि मीनापुर इलाके में सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर बनाया जाए। और टमाटर और देखिए, छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी का एम्बुलेंस विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और विवाद जुड़ गया है। ताजा मामला दिघवारा का है, जहां बैंक लूटकांड में गंभीर रूप से घायल बैंक कैशियर को पटना ले जाने के दौरान बीच रास्ते में सांसद समर्थक ने एम्बुलेंस को उनकी रोक दिया। एम्बुलेंस के अंदर गोली लगने से घायल कैशियर कराहता रहा, लेकिन सांसद समर्थक सांसद की तारीफ में कसीदे गढ़ते रहे। आप भी सुन सकते हैं कि कैसे सांसद समर्थक एम्बुलेंस रोककर सांसद की तारीफ कर रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो दे दे कि हाँ, माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी से मैं बेहतर काम करता हूँ। और आप लोग करंट है, क्या हुआ है हमें बता दीजिए। इनको गोली लगा दीजिए। इनको गोली लगा हुआ है। हम लोग बैंक के स्टाफ हैं, बैंक के स्टाफ है, वो कैशियर है, उसको गोली लगा। किस बैंक के स्टाफ हैं? सर, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में। अच्छा, चलिए ठीक है। नरेंद्र लोग यहाँ कहते हैं वहाँ पहुँचाइए, ऐसा ही सेवा करते रहिए। माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया के रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल पर जानलेवा हमला हुआ है। भवानीपुर के भवन देवी टोला में कुछ लोगों ने विधायक के पति को पकड़ लिया। हथियारों से लैस लोगों ने हाथापाई की। मारपीट के दौरान फायरिंग भी हुई है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में पंचायती करने गए अवधेश मंडल वहां पहुंचे थे। उसी दौरान दो भाइयों में मारपीट शुरू हो गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने विधायक के पति पर मारपीट और गोली मारने का आरोप लगाया है। इस घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।